हेलो साथियों, नमस्कार। मैं गोपाल और मैं अपने यूट्यूब चैनल डेली प्रैक्टिस में एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग जानते हैं बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में। बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि के संबंध में जो लेक्चर वाला वीडियो मेरा प्रकाशित हो चुका है उसको आप लोग देख लीजिएगा, तो इसको समझ में जल्दी आएगा। इसलिए आप लोग पहले उसको देखें, फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखें। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास को। पहला सवाल है, किसी बच्चे में अमूर्त विचारों के संदर्भ में उसकी सोचने की योग्यता क्या कहलाती है? ए उसका अधिगम, बी उसकी बुद्धि, सी उसकी कार्यप्रणाली या डी उसकी तेज दृष्टि। तो इसका सही जवाब होगा उसकी बुद्धि। ठीक है, यानी किसी बच्चे में अमूर्त विचारों के संदर्भ में उसकी सोचने की योग्यता क्या कहलाती है? उसकी बुद्धि कहलाती है। ठीक है, अब अगला सवाल है, आप कक्षा 7 के कक्षा अध्यापक हैं। आप अपनी कक्षा के सभी छात्रों का बुद्धि लब्धि परीक्षण करते हैं। आप पाते हैं कि पूरी कक्षा में रमा और अशोक की बुद्धि लब्धि 130 से ऊपर है, तो रमा और अशोक है। आपको बताया गया था, है ना, कि बुद्धि लब्धि निकालने का तरीका यानी MA/CA × 100। ठीक है, यानी MA जो हो गया ये मेंटल एज हो गया यानी मानसिक आयु, और CA जो हो गया क्रोनोलॉजिकल एज हो गया यानी वास्तविक आयु। तो मानसिक आयु को वास्तविक आयु से भागा देंगे और 100 से गुना करेंगे, तो जितना आएगा वो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। तो बुद्धि लब्धि के आधार पर जो प्रतिभाशाली बच्चे थे वो 130 से ऊपर थे। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक प्रतिभाशाली छात्र। ठीक है, तो रमा और अशोक जो है ये कैसे छात्र है? ये प्रतिभाशाली छात्र है, क्योंकि इनकी बुद्धि लब्धि 130 से ऊपर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर। बुद्धि लब्धि प्राप्तांक प्राप्त करने हेतु सही विधि है। तो देखिए, अभी मैंने बताया उसकी सही विधि है मानसिक आयु बटे कालानुक्रमिक आयु गुणे 100। यही फॉर्मूला है, यही सूत्र है बुद्धि लब्धि प्राप्तांक ज्ञात करने का। ठीक है, यानी MA/CA × 100। ठीक है, तो ये इसी फॉर्मूला पर निकलता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चौथा नंबर देखते हैं, आप कक्षा 8 के कक्षा अध्यापक हैं। आपकी कक्षा में सुरेश नाम का एक लड़का पढ़ता है जिसकी आयु 15 वर्ष है। देखिए, सुरेश नाम का बच्चा पढ़ता है जिसकी आयु जो है 15 वर्ष है। यदि उसकी मानसिक आयु 18 वर्ष हो तो आप उसकी बुद्धि लब्धि पाएंगे। तो बुद्धि लब्धि यानी IQ, इंटेलिजेंसी क्वेश्चन। तो IQ निकालने का जो तरीका मैंने बताया था कि MA/CA × 100। तो MA मेंटल एज यानी 18 वर्ष है इसकी मानसिक आयु, और CA यानी क्रोनोलॉजिकल एज वास्तविक आयु है इसकी 15 वर्ष। तो इसको गुना करना है 100 से। अब जितना आएगा वो उसका IQ हो जाएगा, यानी उसकी बुद्धि लब्धि हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए 6 तिया 18 और 5 तिया 15, 20 बचे 100। तो 20 छक 20 120 हो गया, यानी 120 कहाँ पे है? ये C नंबर इसका सही जवाब होगा। इसकी जो बुद्धि लब्धि होगी वो 120 होगी। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, आपकी कक्षा का एक छात्र राजू एक सृजनशील छात्र है, तो उसकी बुद्धि लब्धि का स्वरूप होगा। यदि वो सृजनशील छात्र है तो उसकी बुद्धि लब्धि का स्वरूप किस प्रकार का होगा? औसत से कम, औसतन, औसत से अधिक, या कह नहीं सकते। तो इसका सही जवाब होगा औसत से अधिक। सृजनशील छात्र जो होता है उसका बुद्धि जो होता है वो औसत से अधिक होता है। ठीक है, 6ठा नंबर, आपकी कक्षा में 60 बच्चे हैं जिनमें 10 बच्चों की बुद्धि लब्धि 70 से कम है। 10 बच्चा का बुद्धि लब्धि जो है 70 से
कम है तो आप उन छात्रों को किस समूह में रखेंगे? ठीक है, 70 से कम बुद्धि लब्धि वाला छात्र को आप किस समूह में रखेंगे? प्रतिभाशाली छात्र, पिछड़े छात्र, क्षीण बुद्धि वाले छात्र या सृजनशील छात्र। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो होगा वो क्षीण बुद्धि वाले छात्र होगा। समझाई बात? पिछला वीडियो में हमने ये बताया था कि किस तरह से जो है बुद्धि लब्धि के आधार पर, जैसे 140 या 130 से जो ऊपर रहेगा है ना, ये हो जाएगा प्रतिभाशाली, और जिसकी बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच में रहेगी वो उसको बोलेंगे हम लोग सामान्य बुद्धि का छात्र। और उसके 90 से यदि कम हो जाएगा, 90 से कम होगा तो वो मंद बुद्धि कहलाता था, मंद बुद्धि। और 70 से भी यदि कम रहेगा, 70 से भी कम रहेगा, 70 से कम, तो वो हो जाएगा उसका क्षीण बुद्धि। ठीक है, तो इसको आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया था? ठीक है, तो बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो थॉमसन महोदय ने किए थे। किसने किए थे? थॉमसन महोदय ने किया था बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर। आपकी कक्षा का एक छात्र राजन पढ़ाई, खेलकूद, सामूहिक कार्यक्रमों आदि में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। इसका अर्थ है कि वह एक क्या है? क्षीण बुद्धि छात्र, तर्कशील क्षमता वाला छात्र है या बहुआयामी बुद्धि वाला छात्र है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है। देखिए, राजन जो है पढ़ाई भी करता है, खेलकूद भी करता है, सामूहिक कार्यक्रमों सब में सर्वश्रेष्ठ है, तो वह किस प्रकार का छात्र है? तो वह बहुआयामी बुद्धि वाला छात्र है ना। यानी बहुत तरह के उसके पास, बहुत तरह का उसके पास कौशल है, बहुत तरह के उसके पास बुद्धि है। 9वां नंबर। आप पिछले कई वर्षों से शिक्षण कार्य कर रहे हैं। आपने अपने अनुभवों के आधार पर पाया है कि बहुआयामी छात्र निपुण होते हैं। देखिए, बहुआयामी छात्र किस तरह से निपुण होते हैं? केवल खेलकूद में, केवल शैक्षिक कार्यों में, कई प्रकार के कौशलों में, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा कई प्रकार के कौशलों में। बहुआयामी बुद्धि वाले जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार के कौशल में निपुण होते हैं। ठीक है, अभी भी जाना हम लोग, इससे पहले भी। 10वां नंबर। निम्न में से किसने सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि शब्द को परिभाषित किया? तो सबसे पहले जो है बुद्धि लब्धि शब्द को परिभाषित किया था अस्टर्न महोदय ने। किसने? अस्टर्न महोदय ने। बुद्धि लब्धि शब्द की बात कर रहा है तो ये अस्टर्न हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्रिस्टलाइज्ड संबंधित है। किससे संबंधित है क्रिस्टलाइज? मानसिक विकार को समझने की एक सामान्य योग्यता, व्यवहार संबंधी विकारों को दूर करने से संबंधित एक सामान्य योग्यता, अनुभव, अधिगम तथा वातावरण संबंधी कारकों पर आधारित एक सामान्य योग्यता, पठन विकार पर आधारित एक सामान्य योग्यता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, अनुभव, अधिगम तथा वातावरण संबंधी कारकों पर आधारित एक सामान्य योग्यता। ठीक है, ये सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 12 नंबर। बुद्धि से संबंधित द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने दिया था? तो द्विकारक सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने। ठीक है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। और बुद्धि का यदि एक कारक सिद्धांत पूछेगा, है ना, एक कारक यदि पूछ दिया तो इस सिद्धांत को दिया था बीने महोदय ने। किसने दिया था? बीने महोदय ने। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? बीने महोदय ने। ठीक है, उसके बाद त्रिआयामी बुद्धि के बारे में यदि पूछेगा कि त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, है ना, तो उसको दिया था गिलफोर्ड महोदय ने। किसने दिया था? गिलफोर्ड। ठीक है,
त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत दिया था गिलफोर्ड महोदय ने। उसके बाद यदि पूछेगा कि नहीं तीन खंड बुद्धि, यदि पूछ दिया तीन खंड बुद्धि, तो ये भी स्पीयरमैन ने ही दिया था। किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। बंद करो बाबू, अति बंद करो, गेट बंद करो। स्पीयरमैन ने, ठीक है। अगर कहेगा समूह खंड बुद्धि, समूह खंड बुद्धि, तो समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये थर्स्टन महोदय ने दिया था। किसने दिया था? थर्स्टन महोदय ने। अगर आपको पूछेगा न्याय दर्श या प्रतिदर्श का सिद्धांत, इससे पहले जो हमने पढ़ा है ना कि न्याय दर्श या प्रतिदर्श, न्याय दर्श या प्रतिदर्श का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा थॉमसन महोदय ने, ठीक है। अगर आपको पूछेगा कि बुद्धि का इकाई सिद्धांत, जैसे अगला सवाल है बुद्धि के इकाई सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो बुद्धि के इकाई सिद्धांत के प्रतिपादक जो है वो अस्टर्न एवं जॉनसन महोदय हैं, ठीक है। पूछेगा कि बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र का प्रतिपादक, यदि बुद्धि लब्धि, अभी जो हम लोगों ने देखा कि MA/CA वाला, MA/CA × 100, ये फॉर्मूला किसने दिया था? बुद्धि लब्धि का जो फॉर्मूला है ना, सूत्र, तो ये दिया था बीने महोदय ने। नहीं सॉरी, ये बीने महोदय ने नहीं दिया था। बुद्धि लब्धि का जो सूत्र ज्ञात किया था वो अस्टर्न महोदय ने दिया था। सॉरी, इसको अस्टर्न महोदय ने दिया था, ठीक है। बीने महोदय तो बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता या बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक हैं। बुद्धि यदि पूछेगा कि बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक है ना, तो बीने का नाम आएगा। और यदि सूत्र की बात करें तो सूत्र में कौन दिया था? अस्टर्न महोदय ने। किसने दिया था? अस्टर्न महोदय ने। तो अस्टर्न और टर्मन दो ऐसे मनोवैज्ञानिक थे, अस्टर्न और टर्मन, है ना, जिन्होंने बीने के बाद जो है बुद्धि लब्धि को आगे बढ़ाने में सहयोग किया था, ठीक है। यानी बुद्धि लब्धि का जो परीक्षण हो रहा था या बुद्धि लब्धि के संबंध में जो शोध हो रही थी, उसको आगे बढ़ाने में इनका योगदान महत्वपूर्ण था। स्टैनफोर्ड बीने स्केल बुद्धि परीक्षण कितने वर्ष के बालकों के लिए है? ठीक है, तो बीने का जो स्केल बुद्धि परीक्षण है वो 2 से लेकर के 14 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों के लिए है। 15वां सवाल, किसी छात्र में किशोरावस्था के बाद तीव्र विकास होता है। किशोरावस्था के बाद तीव्र विकास होता है किसमें? अमूर्त चिंतन संबंधी योग्यताओं का, तर्क संबंधी योग्यताओं का, पठन संबंधी योग्यताओं का, या उपरोक्त सभी का। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा ए नंबर, अमूर्त चिंतन संबंधी योग्यताओं का, ठीक है। हालांकि तर्क संबंधी और पठन संबंधी योग्यता तो समझिए बाल्यावस्था से ही शुरू हो जाता है, लेकिन अमूर्त चिंतन संबंधी योग्यता का विकास जो है किशोरावस्था के बाद तीव्र गति से होना प्रारंभ हो जाता है। 16वां नंबर देखिए, बुद्धि से संबंधित गिलफोर्ड के सिद्धांत के अनुसार मानसिक प्रक्रिया में आधारभूत आयाम है। अभी त्रिआयामी वाला हम लोग जान रहे थे, त्रिआयामी का कौन दिए थे? गिलफोर्ड ने। तो ये 3 प्रकार की जो दिया गया है मानसिक प्रक्रिया में आधारभूत आयाम, संक्रिया, सूचना सामग्री और उत्पाद, ये सभी हमने क्या उदाहरण बताया था कि सूचना सामग्री, मान लीजिए कोई टेबल बनाने का है, तो टेबल बनाने के संबंध में यदि ये सूचना है कि टेबल बनाना है तो ये सूचना सामग्री हो गया। अब ये टेबल बनाने के लिए जो भी कुछ जुगाड़ करेगा, है ना, इसको मेहनत करेगा, तो वो संक्रिया हो गया, और टेबल जब तैयार हो गया तो ये उत्पाद हो गया। तो कहने का मतलब है कि किसी भी चीज़ के बारे में, टेबल नहीं किसी और भी चीज़ के बारे में, सोच के बारे में यहाँ बात हो रही है, तो ये 3 चीज़ काम करता है गिलफोर्ड के अनुसार, संक्रिया, सूचना सामग्री और उत्पाद, ये सभी, ठीक है। तो इसका सही जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये सभी। 17वां सवाल, किसी छात्र में आयु की विभिन्न अवस्थाओं में उस छात्र का बौद्धिक विकास हमेशा कैसा रहेगा? समान रहेगा, असमान रहेगा, गिरता रहेगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं होगा?
इसका सही जवाब होगा असमान रहेगा। फिर से देख लीजिए, किसी छात्र में आयु की विभिन्न अवस्थाओं में उस छात्र का बौद्धिक विकास हमेशा क्या रहेगा, असमान रहेगा। यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगा उसका बुद्धि का भी विकास होता जाएगा। तो बुद्धि भी अलग अलग प्रकार का विकास होगा, तो अलग अलग टाइप का होगा, है ना। कहने का मतलब अलग टाइप का मतलब हो गया कि जो पहले आयु का में कम बुद्धि था, अब धीरे धीरे विकास हो रहा है तो ज़्यादा बुद्धि हो रहा है। ठीक है, 18वें सवाल की ओर आते हैं हम लोग। यदि किसी छात्र ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया हो तो एक शिक्षक होने के नाते आपका विचार होगा कि वह छात्र कैसा है, मंदबुद्धि है, बुद्धिमान है, अपने आसपास के वातावरण की अच्छी जानकारी नहीं है, कि एक सामान्य प्रक्रिया है, क्या है। तो इसका सही जवाब होगा बुद्धिमान है ना। यानी वातावरण के साथ जो है सामंजस्य करना सीख लिया है तो वह छात्र कैसा है, बुद्धिमान है। ठीक है, 19वां नंबर, बुद्धि परीक्षणों का जनक कहा जाता है। देखिए आ गया सवाल। तो बुद्धि परीक्षणों का जनक किसको कहा जाता है, अभी मैंने बताया बीने को। बुद्धि परीक्षणों का जनक किसको कहा जाता है, बीने को। और बुद्धि परीक्षण का जो सूत्र है IQ वाला, उसको कौन ज्ञात किया था, स्टर्न ने। ये दो चीज़ अलग अलग है ना, MA/CA × 100, ये फॉर्मूला जो ज्ञात किया था वो स्टर्न महोदय ने। आगे बढ़ते हैं, बुद्धि का प्रकार नहीं है, बुद्धि का प्रकार नहीं है। कौन बुद्धि का प्रकार नहीं है, मानसिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि या सामाजिक बुद्धि। ठीक है, तो ये विश्व का सही आंसर हो जाएगा मानसिक बुद्धि। ठीक है, बाकी ये बुद्धि का प्रकार नहीं है, बुद्धि का प्रकार ये होता है मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि या मानसिक बुद्धि क्या होता है। ठीक है, ये तो अलग प्रकार, ये प्रकार में नहीं आता है बुद्धि का। ठीक है, 21वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन बुद्धि की परिभाषा नहीं है। इसमें से बुद्धि की परिभाषा कौन नहीं है। ए, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, ये तो परिभाषा है, और इस परिभाषा को दिया था वुडवर्थ महोदय ने। इसको भी कभी कभी पूछता है तो याद कर लीजिएगा। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, इसको वुडवर्थ ने दिया था। बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, इसको वुड्रो महोदय ने दिया था कि बुद्धि जो है ज्ञान अर्जन करने की एक क्षमता है। और सी देखिए, जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों से अपना सामंजस्य स्थापित करने की व्यक्ति की योग्यता ही बुद्धि है। ये किसने दिया था, ये पिंटर महोदय ने दिया था। ठीक है, ये किसने दिया था, पिंटर महोदय ने। राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त युक्ति बुद्धि है, ये किसी ने नहीं दिया था। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन बुद्धि की परिभाषा नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, ये सही जवाब हो जाएगा। आजकल बुद्धि परीक्षण का उपयोग शिक्षा जगत में हो रहा है। बुद्धि परीक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग बालक के विकास के दृष्टिकोण से सही नहीं है। देखिए, बुद्धि परीक्षण का उपयोग हो रहा है शिक्षा जगत में, लेकिन बुद्धि परीक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा जो है उपयोग बालक के विकास के दृष्टिकोण से सही नहीं है। इसमें से बताइए। शैक्षिक मार्गदर्शन, बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर अधिक बुद्धि वाले बालकों पर अन्य बालकों की तुलना में अधिक ध्यान देना, अच्छे अधिगम प्रणाली के प्रयोग के लिए बुद्धि परीक्षण करना, बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण करना। यानी इसमें से कौन सा दृष्टिकोण जो है सही है ना, कौन सा दृष्टिकोण इसका सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर अधिक बुद्धि वाले बालकों पर अन्य बालकों की तुलना में अधिक ध्यान देना। ये दृष्टिकोण सही नहीं है कि जो ज़्यादा बुद्धि वाला है उसी पर ध्यान दीजिए, बाकी पर मत दीजिए। ठीक है, ये सही नहीं है। 23 नंबर, 23वां सवाल है, एक ही कक्षा शिक्षण का निष्पादन भिन्न भिन्न होता है। एक ही कक्षा शिक्षण का निष्पादन भिन्न भिन्न होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण इसके लिए सर्वाधिक उत्तरदायी हो सकता है। छात्रों की बुद्धि में अंतर, छात्रों के अभिप्रेरण में अंतर, छात्रों की रुचि में अंतर या छात्रों की शारीरिक शक्ति में अंतर। कौन सा सही जवाब होगा। ठीक है, तो छात्रों की बुद्धि में अंतर, ये सही जवाब होगा, है ना। कि एक ही कक्षा शिक्षण का निष्पादन जो है भिन्न भिन्न होता है, मतलब आप एक ही
क्लास ले रहे हैं, एक ही टीचर है, एक ही क्लास है, लेकिन सबका निष्पादन अलग अलग, सबको अलग अलग तरह से समझ रहा है, अलग अलग प्रकार से कक्षा शिक्षण का अंतिम परिणाम निकल रहा है। तो कहने का मतलब है कि छात्रों का बुद्धि में जो है अंतर होता है, इसके कारण ऐसा होता है। ठीक है, अलग अलग समझ होती है। 24वां नंबर, निम्नलिखित में से किस कथन से बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है? इसमें से किस कथन से बुद्धि और बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है भाई? ए नंबर, व्यावसायिक मार्गदर्शन में बुद्धि परीक्षण की भूमिका अहम होती है। बी, बुद्धि परीक्षणों द्वारा प्रत्येक छात्र की सही उन्नति के मार्ग को प्रशस्त किया जाता है। सी, अनुसंधान के विभिन्न घटकों का चयन करना होता है। तो बुद्धि भी एक आधार होता है ताकि कम से कम त्रुटि हो। और डी, उपरोक्त सभी कथनों से बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। ये सभी जितनी भी बातें हैं सब में बुद्धि और बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है कि व्यावसायिक मार्गदर्शन में बुद्धि परीक्षण की भूमिका जो है अहम होती है। बुद्धि परीक्षणों द्वारा प्रत्येक छात्र की सही उन्नति के मार्ग को प्रशस्त किया जाता है और अनुसंधान के विभिन्न घटकों का चयन करना होता है। तो बुद्धि भी एक आधार होता है ताकि कम से कम त्रुटि हो, है ना। अनुसंधान के समय भी जो है बुद्धि को ही चयन का आधार माना गया है। आगे बढ़ते हैं, 25वें प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं, है ना। चलिए, आजकल बुद्धि परीक्षण को शिक्षा जगत में व्यापक रूप से हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा जगत में बुद्धि परीक्षण के सदुपयोग का उदाहरण है? देखिए, बुद्धि परीक्षण के सदुपयोग का उदाहरण इसमें से कौन सा है, इसको आपको देखना है। ठीक है, ये है बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रवृत्ति सुनिश्चित करना, ये तो हो रहा है। बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों के लिए अधिगम प्रणाली का चयन करना, ये भी हो रहा है। बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों को परामर्श देना, ये भी हो रहा है। उपरोक्त सभी शिक्षा जगत में बुद्धि परीक्षण के सदुपयोग के उदाहरण, इसका मतलब सभी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 26वें सवाल की ओर। एक अच्छे शिक्षक के रूप में व्यक्ति को बुद्धि परीक्षण के परिणाम जानने के बाद निम्नलिखित में से किस व्यवहार से बचना चाहिए? एक अच्छे शिक्षक के रूप में जो है व्यक्ति को बुद्धि परीक्षण के परिणाम जानने के बाद निम्नलिखित में से किस व्यवहार से बचना चाहिए? ए, परिणाम के आधार पर सुधार के लिए परामर्श देना। परिणाम के आधार पर कम बुद्धि वाले बच्चों का चयन कर उन्हें कठिन कार्य से रोकना। बुद्धि परीक्षण का उपयोग अनुसंधान में बच्चों का व्यापक सहयोग लेने के लिए करना। शिक्षक को बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर कोई भी कार्य नहीं करने देना। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, परिणाम के आधार पर कम बुद्धि वाले बच्चों का चयन कर उन्हें कठिन कार्य करने से रोकना। तो इस तरह का व्यवहार नहीं करना है कि चलो भाई किसी बच्चे को कम बुद्धि है तो उसको थोड़ा सा हार्ड वर्क ना दिया जाए, बल्कि उसको दिया जाए ताकि वो प्रैक्टिस के रूप में आगे बढ़े। गलती कर रहा है तो आप सुधार करिए और धीरे धीरे उसको भी लाइन में लाने का प्रयास करिए। ये नहीं कि उसको कठिन कार्य से आप रोक दीजिए, है ना, ये नहीं करना है। इस तरह का व्यवहार से बचना चाहिए। 27 नंबर, यदि व्यक्ति ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया है या सीख सकता है तो उसमें बुद्धि है। तो बुद्धि की परिभाषा किसने दी है? ये वाला बुद्धि का परिभाषा कौन दिया था? तो इस बुद्धि का परिभाषा जो है कॉल्विन महोदय ने दिया था। किसने दिया था? कॉल्विन महोदय ने। यदि व्यक्ति ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया है या सीख सकता है तो उसमें बुद्धि है। ठीक है, ये दिया कॉल्विन महोदय ने। आगे बढ़ते हम लोग 28वें प्रश्न की ओर। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के मुख्य समर्थक थॉर्नडाइक थे। ये भी एक पॉइंट हो गया, इसको भी याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस सिद्धांत के अनुरूप है? ठीक है, ये जिसमें जो कथन है वो बहुकारक सिद्धांत के अनुरूप कौन वाला होगा? ऑप्शन चुनिए। बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। कुछ मानसिक क्रियाओं में एक प्रमुख तत्व सामान्य रूप से विद्यमान होता है। जो उन क्रियाओं के कई ग्रुप होते हैं उनमें अपना एक प्रमुख तत्व होता है। व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है, किंतु
इन स्वतंत्र योग्यताओं का क्षेत्र सीमित होता है। और डी देखिए ऑप्शन, सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में 2 प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता और द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा कि बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। तो ये है थॉर्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत। ठीक है, कि बुद्धि में कई तत्व समूह होता है और उस तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता जो है उसमें निहित होती है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 29वें प्रश्न की ओर। ठीक है, 29वां सवाल यह है कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या है। अब देखिए, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत पहले तो ये जान लीजिए दिया किसने है, तो स्पीयरमैन ने दिया है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। अब ये द्विकारक सिद्धांत क्या है, ऑप्शन दिया है कि बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। ये तो अभी हम लोग पढ़े हैं इसमें, है ना। अभी जो हमने बताया इसका ऑप्शन कि ये बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत में दिया गया है कि बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। ये बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत में बताया गया है जिसको थॉर्नडाइक ने दिया है। ठीक है, तो ये तो होगा ही नहीं। द्विकारक सिद्धांत में क्या है, द्विकारक सिद्धांत, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत में क्या है, इसको आपको हमने बताया है, या पिछला वीडियो आप देख लीजिए कि इसमें 2 प्रकार की मानसिक योग्यता की आवश्यकता होती है। एक सामान्य मानसिक योग्यता और दूसरा विशिष्ट मानसिक योग्यता। ये द्विकारक की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन कहाँ मिलेगा, बी में है। कुछ मानसिक क्रियाओं में एक प्रमुख तत्व सामान्य रूप से विद्यमान होते हैं, जो क्रियाओं के कई ग्रुप होते हैं उनमें अपना एक प्रमुख तत्व होता है। ठीक है, ये ब्रेल लिपि के बारे में है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए, इंपॉर्टेंट था इसलिए इसको घुसेड़ दिए हैं, लेकिन आपको ऑप्शन जानना है। व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है, किंतु इन स्वतंत्र योग्यताओं का क्षेत्र सीमित होता है। डी में देखिए, सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में 2 प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता और द्वितीय विशिष्ट मानसिक। यही है द्विकारक सिद्धांत में, 2 तरह के मानसिक योग्यता की आवश्यकता होती है। ठीक है, मानसिक कार्य में एक सामान्य और दूसरा विशिष्ट, ये द्विकारक हो गया। 30वें सवाल की ओर आते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा में किन 2 तत्वों को विशेष महत्वपूर्ण माना है। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत किन 2 तत्वों को, ठीक है, विशेष महत्वपूर्ण माना है। बच्चों की रुचि को, बच्चों के निर्णय, स्मृति, तर्क एवं आंकिक जैसे मानसिक कार्यों को, बच्चों की शारीरिक क्षमता को, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, कि बच्चों के निर्णय, स्मृति, तर्क एवं आंकिक जैसे मानसिक कार्य को। इसी तरह जो है 2 तत्व इसको यहाँ पे जोड़ लिया है, निर्णय, स्मृति, तर्क। एक निर्णय, दूसरा स्मृति, तर्क, है ना, या फिर उसको आप आंकिक कह सकते हैं। तो ये 2 तत्व को जो है इन्होंने माना है कि प्रगतिशील शिक्षा में जो है इसको इम्पोर्टेंस दिया गया है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना है दोस्तों। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे। ये मेरा यूट्यूब चैनल है डेली प्रैक्टिस, इसको आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जिनको अच्छा लगे लाइक भी करिएगा और शेयर भी अपने दोस्तों पर करिएगा। इस तरह का वीडियो आपको बराबर मिलता रहेगा, तो जुड़े रहिए मेरे साथ डेली प्रैक्टिस में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।